वेलकम टू आवर चैनल। सो आज फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ विवेक जी को यहाँ पर, जिनके रील्स देख के, जिनके मोटिवेशनल जो उनकी बातें होती है सुन के आप लोग अपना दिल तो बहलाते ही रहते हैं। बट आज हम यहाँ पे कुछ ऐसे हार्ट टू हार्ट बातें करने वाले जो सुनकर शायद आप समझेंगे कि आखिर इतनी मोटिवेशन आती कहाँ से विवेक जी के पास। सो विवेक, फर्स्टली हाउ आर यू? I am good. Thank you so much for inviting me here. सो विवेक जी, मुझे पहले तो ये जानना है, लाइक द वे यू स्पीक ऑन कैमरा, जैसे कि जो भी मोटिवेशनल बातें होती हैं आपकी, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? लाइक बेसिकली मुझे आपकी पूरी कहानी ही जाननी है। Okay, let me start with my introduction. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मैं बनारस काशी से हूँ और कंटेंट क्रिएटर बनना कुछ वैसा प्लान नहीं था। आई थिंक हर किसी की ज़िंदगी में कंटेंट क्रिएटर जो भी है शायद वो यही बोला होगा कि प्लान नहीं था, हो गया, या उन्होंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया और वो हो गया। मेरा शुरू से सपना था एक अभिनेता बनने का, एक एक्टर बनने का, जिसके लिए मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ और हमेशा चलता रहेगा। कभी भी लोगों के स्ट्रगल ख़त्म नहीं होते। कंटेंट क्रिएशन एक हिस्सा है एक्टर बनने के लिए, या जनता तक अपनी आवाज़, अपनी बातें और अपना कला दिखाने के लिए कंटेंट क्रिएशन एक ज़रिया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि भले ही दूसरे ज़रिए के थ्रू मैं वहाँ पर हूँ जहाँ लोग मुझे, चंद लोग या जितने भी लोग मुझे पहचानते हैं, मेरे काम को सराहते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। फैमिली का कितना सपोर्ट था आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद था कि मैं एक्टर बनूँ, क्योंकि उनको लगता था कि मैं मिर्ज़ापुर के एक छोटे से गांव औरौरा से बिलोंग करता हूं, जो कि बनारस के बहुत करीब है। तो मेरे पिताजी को ऐसा लगता था कि जाएगा और कुछ नहीं हासिल होगा और करियर भी कुछ नहीं हो पाएगा और लाइफ भी ख़राब हो जाएगी, उम्र निकल जाएगा, फिर क्या कर सकते हैं। तो शायद इस वजह से वो मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे थे और उनका ये करना भी बिल्कुल ठीक था। शायद अगर उन्होंने मुझे ऐसे हाथ दिया होता तो मैं उनके हाथ के सहारे का वो हो जाता कि मेरे पास एक सहारा है, मैं गिरूँगा तो कोई संभाल लेगा। पर जब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे समझ आया कि मुझे खुद ही गिरना है, खुद ही संभलना है। जब मैंने एक्टिंग के लिए पापा से बोला तो उन्होंने मना ही कर दिया कि नहीं, पढ़ाई लिखाई करो। पापा ने मुझे सीए के लिए बोला कि तुम सीए करो, ये करो। तो मैं कहा ठीक है, तो मुझे शहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। मोटिव तो यही था कि मैं एक्टर बनूँगा, चाहे आप कहीं भेज दीजिए मुझे। तो मैं बनारस आया। सबसे पहले बनारस में शिफ्ट हुआ। पापा ने 1 लाख रुपए दिए, कोचिंग में एडमिशन करा। मैं कहा ये पैसे एक्टिंग क्लास में डाल देते तो मैं थोड़ा सीख लेता। तो वही कुछ हालात थे। मैं एक दिन अपने ट्यूशन के लिए जा रहा था, वहाँ पे एक बैनर देखा, एक ऑडिशन का, म्यूज़िक एल्बम का। तो वहाँ पे मैं देखा, उसके बाद ऑडिशन में पहुँच गया। वहाँ से पता करके ऑडिशन में गया, उनको पसंद भी आया, पर समहाउ शायद उनको लगा कि मैं उनके कैरेक्टर में नहीं फिट हो रहा था, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि सर मुझे करना है, आप मुझे किसी भी तरह बुला लीजिए सेट पे। तो हमने 1 हफ्ते का वर्कशॉप तक किया था, वो सब सिखा रहे थे, वर्कशॉप में मैं था। पर जब लास्ट शूट का टाइम आया तो उन्होंने मुझे फ़ोन ही नहीं किया। फिर मैं कहा मैं कुछ भी करूँगा, मुझे बुलाओ सेट पे। तो उन्होंने सेट पे बुलाया। आई यूज़ टू सर्व चाय वाय सेट पे, क्योंकि मुझे रहना था। तो मैं खुश था कि मैं सेट पे रह रहा हूँ। उनको था कि नहीं क्या है, तो उन्होंने नेक्स्ट दिन मुझे फ़ोन ही नहीं किया। एक दिन तो चलो वो ठीक है, मुझे बड़ा बुरा लगा। फिर मैं कहा ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने वहाँ से कुछ काम तो नहीं मिला, पर मुझे ऐसा हो गया था कि मैं लोगों तक पहुँच गया था। समहाउ मेरे लिए वो एक स्टेप था कि जहाँ पे मैंने सिर्फ सपने देखे थे कि मुझे एक्टर बनना है, या मैं एक स्टेप था कि मैं कैमरा देख पा रहा हूँ, लोग शूट कर रहे हैं, मैं उनके बीच का उनका हिस्सा हूँ। क्योंकि मेरे गाँव में गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग हुई थी मिर्ज़ापुर में, तो मैं वहाँ देखता था। पर मैं ऑब्वियसली मैं सिर्फ जा सकता था। अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप मुझे अपने परमिसेस में एंट्री करने नहीं दोगे, तो मुझे भगा देते थे गेट से। पर वहाँ था कि मैं उनका हिस्सा हूँ, अगर कोई और भी है तो वो मुझे पहचान रहे हैं। फिर उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर उसके बाद 1-2 फिल्म मिली, उसके लिए बॉम्बे आया। फिर धीरे धीरे सिलसिला बना। बॉम्बे में भी कुछ नहीं हुआ, फिर वापस घर आया। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। मैंने 3 फिल्में कर ली थी, उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएटर बना हूँ। मुंबई में मैं 3 साल रहा हूँ और मैं मीरा रोड रहता था। एक आंटी थी जो मुझे पहले ऑडिशन में मिली थी, उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी थी। मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती हैं वो, क्योंकि मुंबई में कोई आपको अपने घर में रख रहा है, बहुत बहुत बड़ी बात होती है। अपने बेटे जैसा ही रखा था उन्होंने मुझे। फिर उसके बाद मैं वापस बनारस आया। कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि आई थिंक मेरे को अब ये समझ आ गया है कि एक्टर कितना भी बड़ा बन जाए, उसकी ज़िंदगी का स्ट्रगल नहीं ख़त्म होता।
अब या तो तुम इसे स्ट्रगल कह लो या तो अपने ज़िंदगी को एंजॉय करना कह लो। सो मेरे को ये समझ आ गया था कि कुछ भी स्ट्रगल नहीं है, एन्जॉय योर लाइफ, मेक योर इंटरव्यू बाइट, ताकि तुम यहाँ पे आके बात कर सको। सो मेरी लाइफ में अभी यही होता है कि मैं कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है एंड लाइक एक नया मसाला मिल गया है मेरे इंटरव्यू के लिए, आई एम गोना से इन अनदर वन। सो वैसा था। जैसे कि आपने कहा कि आप 3 साल मुंबई में रहे थे, सो अपने आंखों में एक सपने सजा कर लेकर मुंबई जैसे महानगरी वाले शहर में आना, उसके बाद अगर आपका कोई गॉड फादर भी नहीं है इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हो जाते हैं, लाइक कह सकते हैं हार्डवर्क हो जाता है, क्योंकि मैं स्ट्रगल वर्ड यूज़ करना बहुत अवॉइड करती हूँ, बिकॉज बहुत एक अच्छा, हार्डवर्क कह सकते हैं हम, बहुत हार्डवर्क किया है आपने आपकी लाइफ में। सो वो जो 3 साल थे, उससे आपने क्या सीखा? वो 3 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, नॉट लाइक कि सुनने में अच्छा लगे। उस 3 साल ने मेरे बाकी के भविष्य को बदल दिया। सो शायद वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि मुंबई ने मुझे सिखाया। मैं मुंबई सिर्फ इस भरोसे पे आ गया था कि मैं टैलेंटेड हूँ तो मुझे काम मिल जाएगा, पर आपको जो लोग देख रहे हैं, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम अपनी आँखों से एक्टिंग कर जाते हैं, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं उस टाइम पे बहुत अलग दिखता था शायद, और मेरे साथ सीरियसली यही था। आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो कचरे के डिब्बे से भी उठा लिए जाएंगे, पर अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप सिर्फ टैलेंट के सोच रहे हैं कि टैलेंट है मैं कर लूँगा, और जब मौका आता है तो बहुत सारी चीज़ें हुई। मुझे 3 साल में एक काम नहीं मिला था, तो क्या था मेरा टैलेंट? मैं अपने पे संदेह भी नहीं कर रहा था कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है ये वो। मुझे कुछ कभी भी इस बात का बुरा नहीं लगा कि मुझे काम नहीं मिला। मैं इस बात से हमेशा खुश था कि मैं मुंबई तक आ गया, मैंने जो सपना देखा था मैं यहाँ तक आ गया, और आज तक कभी मुझे ये नहीं फील होता है कि मैं हार रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं कहा मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया, तो अब कहाँ चला जाऊँगा, बस ये सोचता हूँ मैं बहुत खुश हो जाता हूँ इतना सुन के। तो उन 3 साल में मैं डेली मीरा रोड से अंधेरी आता था, आराम नगर पे ऑडिशंस होते हैं, महाड़ा में होते हैं, रोज़ ऑडिशन देता था, वड़ा पाव खाता था। सबकी यही कहानी, मुंबई में उसी पे सर्वाइवल होता है क्योंकि बहुत सस्ता है मुंबई में वड़ा पाव। अब तो शायद 10 का हो गया, पहले 5 रुपये, और हाँ तो तब तो 5 रुपये में मिल जाता था। तो खा के जाते थे और मैं बहुत पतला सा था, मेरा वेट तो तब तो मैं कुपोषित लगता था, मतलब मेरा वेट रहा होगा 39 kg एंड लॉन्ग हेयर्स, मतलब आई वाज रियली नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। पैसे भी नहीं थे ऑनेस्टली, ये तो मैं मानता हूँ कि इंसान के पास जब पैसे आते हैं थोड़ा इजी हो जाता है अपना ख्याल रखना। तो बस यही था कि मैंने खुद पे ध्यान नहीं दिया उन 3 साल में, मेरे को रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस, और फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि 3 साल किसी के घर पे रह रहे हो तुम और कुछ हो भी नहीं रहा है। आई थिंक खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। सिर्फ ये मत सोचो कि तुम्हें एक्टर बनना है तो मुंह उठा के चले आए, और वो मेरा ग्रैटिट्यूड था, आई एक्सेप्टेड इट। मेरे पास वो सारे दोस्त हैं जिनके साथ हम ऑडिशंस देने जाते थे, वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसमें हम सब मिलके, क्योंकि हम एक एज ग्रुप के थे तो पता चलता था कि इस एज ग्रुप का ऑडिशन हो रहा है, उन सबको ऑडिशन में बुलाया जाता था और मेरे को बाहर बिठा दिया जाता था। आई डोंट नो, क्योंकि वो फिट होते थे कैरेक्टर के हिसाब से। कोई कुपोषित का कैरेक्टर होता था मुझे ले लेते थे वो पर वैसा कुछ नहीं था एक्चुअली। फिर जब मैं वापस यहाँ आया 3 साल के उत्सव के बाद, कोई काम नहीं मिला। आई यूज़ टू स्टे मीरा रोड के, आना जाना सब होता था। 3 साल के बाद मुझे लगा कि अब किसी घर पे ज़्यादा वक्त तक नहीं रुक सकते। सामने वाले को प्रॉब्लम भले ना हो ना दिखाए, पर तुम्हें भी है ना कि कमी कुछ तो होगी, शायद अपने घर पे ज़्यादा अच्छा फील कर पाओगे और मेहनत कर पाओगे। सो आई केम बैक टू वापस अपने गाँव में। उसके बाद मैंने थोड़ा अपने ऊपर मेहनत किया, फिर मैं कहा नहीं अभी आई हैव टू बी फोकस्ड, अभी ये करना है वो करना है। फिर मैं बहुत सीरियस हो गया, मैं जिम जाने लग गया, अपना ध्यान रखने लग गया, एक्टिंग की प्रैक्टिसेस करने लग गया। उसके पहले मैंने थिएटर वगैरह, जब मैं बनारस वापस आया तो मैंने थिएटर वगैरह किया था। फिर धीरे धीरे खुद पे मेहनत किया, सीखा, एक्टिंग सीखा, समझा। फिर कॉन्टेंट, जब मैं मुंबई आया 3 साल पहले, उसके पहले मैं बनारस में मेरी जर्नी हो चुकी थी, मतलब वो फिल्म एंड ऑल। मैं बनारस में हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था, तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि बहुत पैसे खर्चे होंगे तो एक रूम ले लो, फिर हम दोस्त के साथ शेयर करते थे। फिर ना मुझे था कि अगर मैंने पापा से पॉकेट मनी या पैसे मांगे तो वो मुझे समहाउ बुला लेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि पढ़ाई में तो उसका इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। तो मैंने एंकरिंग करना शुरू किया, और ये सब कुछ मेरे इसी जर्नी का हिस्सा था कि अगर मैं एक मंच पे चढ़ के इतने जनता के बीच में बोल सकता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मेरे शब्द ठीक होंगे, मैं फ्लुएंट होऊंगा बात करने में।
तो ये एक तो एंकरिंग वाली जर्नी, उसके बाद ज़्यादा काम मिला नहीं क्योंकि सी योर प्रेजेंटेशन मैटर्स। हर जगह आपको काम से, आई डोंट वांट मेंशन दैट वर्ड, पर मेरे लिए बहुत अच्छे और बहुत बुरे दिन भी थे वो। फिर उसके बाद बनारस में मेरे जो गुरुजी थे, मतलब मेरे को एक जगह पता चला कि थिएटर सिखाया जा रहा है। मैं तुरंत एक्साइटेड हो गया क्योंकि वो फ्री में था, पैसे थे नहीं मेरे पास। तो मैं उनके घर गया, हमने कुछ क्लासेस ली। उसके बाद वो बहुत बुज़ुर्ग थे और 85 इयर्स के थे। मैं उनके घर जाता था तो मैं उनके साथ रहने लग गया। वो कंफर्टेबल हो गए, फिर मैंने हॉस्टल छोड़ दिया, मैं उनके घर पे रहने लग गया। मैं उनका पूरा ध्यान रखता था, उनके लिए खाना बनाता था, और सुबह दोपहर मुझे सब कुछ बनाने आता था, सब कुछ। मतलब वेज में डिफरेंट आइटम्स मैं सब बनाता, क्योंकि डेली मैगजीन आता था उनके घर में और अखबार आता था। तो डेली मैगजीन में नहीं आता था एक रेसिपी, तो मैं रोज़ देखता था। और हाँ, रोज़ देखता था, रोज़ कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करता था। उसके बाद मैं मुंबई आया, मेरे ट्रेन वेन से आया, उसके बाद ऑडिशन देने गया। 2-3 दिन के बाद ऑडिशन था, सब कुछ सही चल रहा था। मैं बहुत खुश था कि मेरे को लीड मिल गया। मैं तो मतलब सपने ही देखने लग जाता रोज़, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा था। तब मेरा कंटेंट क्रिएशन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। अब मेरा ऑडिशन हो गया, लुक टेस्ट हो गया, डायरेक्टर से मिल लिया। वो इंग्लिश फिल्म थी और सब कुछ हो गया। जब मैं ऑडिशन दे के सब कुछ फाइनल होकर निकल रहा था, रोड पे था, तब मेरे को कॉल आता है कास्टिंग वाले का कि विवेक वो देख, मैं तेरे को फैक्ट बताता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि तेरा रुकना ठीक है बॉम्बे में। वो डायरेक्टर का कोई है अपना या प्रोड्यूसर का जिसको वो कास्ट करेंगे। तू जा तो रहा था पूरे परफेक्ट लुक से, पर कोई है जो जिसको लेंगे, तो तेरा रुकना सही नहीं है। वो मोमेंट मेरे लाइफ का लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी था और सबसे बड़ा ब्रेकडाउन था। मतलब एक हैप्पी लड़का जो इतने एक्साइटमेंट के साथ, ऑब्वियसली जब हम बड़ा काम करते हैं तो हमारे अंदर डर और नर्वसनेस होता है कि क्या हो गया, क्या ना हो जाए, वो तो था ही। मैं लेजेंड वर्सोवा, या मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं है, पर मुझे रोड याद है कि गाड़ियाँ चल रही थी और मैं एकदम फिल्मी सीन, और मैं एकदम टाइम लैप्स जैसा होता है, मैं ऐसे खड़ा ही था बस, और आंसू गिर रहे थे मेरी आंखों से। मैं बहुत रोया हूँ यार अपनी ज़िंदगी में। फिर मेरे को नहीं समझ आ रहा था, मैं कहा अब सब खत्म, अब नहीं हो सकता मेरे से, क्योंकि मैं उसके बाद मैं रेडी नहीं था किसी भी चीज़ के लिए कि अब क्या होगा। मुंबई भी आ गया, इतना कुछ। करीब 10-15 मिनट खड़े रहने के बाद रोने के बाद होश आया, तो मैंने अपने पापा को कॉल किया। मैंने कहा पापा नहीं हो रहा यार अभी, मतलब सब खत्म हो रहा है दिख रहा है, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने आपको नहीं बताया था, पर 2 फिल्में मैंने कर ली थी, तो पापा को पता चल गया था। फिर मैंने उनको बता दिया था कि ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया है। पापा लंबा चौड़ा, पहले उन्होंने मुझे सुना, फिर उनने मेरे को सबसे पहला वर्ड पापा का ये था कि आज से 2 साल पहले तुम कहाँ थे, कुछ जवाब मत देना, बस इसका जवाब देना। मैं 2 मिनट चुप रो रहा हूँ ऐसे करके। फिर मैं कहा कि घर पे था, गांव में। आज कहाँ हो? मुंबई में। किस लिए थे? ऑडिशन के लिए। नहीं, लीड ऑडिशन के लिए। माय फादर सेड नहीं, लीड ऑडिशन के लिए। वहाँ तक पहुँचे हो, मैं तुमको तो सोच भी नहीं रहा था कि वहाँ तक जाओगे। ठीक है, इट्स ए न्यू लाइफ, फिर बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो शुरू किए हो तुम, 2 साल में यहाँ पहुँच गए, अभी सब मिल जाएगा तो फिर कदर थोड़ी रहेगी चीज़ों की। अच्छी बात है ना कि ऐसे हुआ। उस दिन से लेके तब से, उस दिन के बाद मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पहले तो हम यूजुअली हम तो बहुत कम ही मम्मी पापा से बात करते हैं फ़ोन पे, सामने भी तो हमारे अंदर वो शर्म, झिझक और इज़्ज़त होती है कि कम पापा से नज़र उठा के नहीं बात कर सकते, कम बोलते हैं, बस काम की। उस दिन मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं बहुत रोया, सब बताया उनको एकदम दोस्त के जैसा कि पापा ऐसे ऐसे है, मुझे ये करना है, मैं कुछ और नहीं देखता हूँ, मेरे लिए यही है, मुझे इसी से खुशी मिलती है। अब ये क्यों मिलती है मुझे इसकी वजह भी नहीं पता, ये क्यों हुआ मुझे नहीं पता। देन पापा सेड कि तुमको पता है मेरे को भी एक बार ऑडिशन आया था जब मैं घर पे था, तो और बहुत बड़े प्रोडक्शंस था, पर दादाजी जाने नहीं दिए क्योंकि मुंबई में क्या होता, बड़ा शहर था। तो पोस्ट ऑफिस से स्क्रिप्ट आया था, मुझे जाना था वो याद करके वहाँ पे। हो सकता है शायद मेरे सपने हो वो जो तुम कर रहे हो। क्यों आया, कैसे? मैं बहुत खुश हुआ। मेरे को लगा कि दिस इज़ अ साइन ऑफ यूनिवर्स कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो उसके पीछे ये वजह है, मेरे पापा के सपने हैं। क्योंकि जो मैं करता हूँ वो सब मेरे पापा करते थे और करते हैं। चाहे लोगों से बात करना, चाहे लिखना, चाहे शायरी, चाहे मंच पे जाके बातचीत करना, सब मेरे पापा करते हैं।
उस दिन के बाद में पापा को सारी बातें बताता था हर रोज़ जो होता था, पापा आज ऑडिशन देने गया, ये हुआ, मुझे आज भी काम नहीं मिला, मुझे आज भी रिजेक्ट कर दिया। पापा बस सुनते थे और खुश होते थे। उसके बाद फिर मैं वापस आया बनारस, फिर उसके बाद कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। फिर कंटेंट क्रिएशन शुरू किया एक ऐप था जो मुझे पैसे देता था 250 रुपये पर महीने, और उस पर वीडियोज़ बनाने होते थे। तो पैसे मिलते थे इसलिए भी बनाता था, और मुझे था कि कुछ ऐसा बनाऊं जो जिससे मेरी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं उस पर 1 मिनट मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे हर चीज़ में मज़ा आता है। मेरे को आप बोलो गाना गाने के लिए, मैं उसको भी मन से करना चाहूँगा। मुझे बोलो आप रेडियो पे बात करने के लिए, मैं वो भी अच्छा करना चाहूँगा। मुझे बोलो डांस करना, जितनी भी पढ़ाई के अलावा एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो सब मुझे अच्छा लगता था। तो मैं कहा ठीक है, फिर मैंने कहानियाँ सुनानी शुरू करी और 2-3 उस पर डाला। उसके बाद उस पर भी रैंकिंग होता था, तो मैंने कॉमेडी वीडियोस भी बनाए, अलग अलग कैरेक्टर्स लेके, लोगों को देख के इंस्पायर्ड होके। उसके बाद मैंने एक वीडियो ऐसे ही, मतलब टिकटॉक म्यूजिकली डब स्मैश चलाता था ऐसे लिपसिंग करके, फिर मैंने एक वीडियो डाल दिया टिकटॉक पे। मेरी पहली वीडियो ही वायरल हो गई थी, क्योंकि उस टाइम कहानियाँ कोई नहीं सुनाता था, वो भी 1 मिनट के अंदर पूरा कहानी विद प्रॉपर लेसन एंड ऑल, और वो वायरल हो गई। फिर और वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन था एंड्रॉयड का, तो मुझे एडिट भी करना नहीं आता था। तो अगर 1 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर होता था ना, तो मैं वापस सुनाता था कहानियाँ। तो कुछ पता नहीं था कुछ भी। फिर मेरे पास एक बल्ब था, CFL बल्ब होता था पहले, मतलब अभी तो LED एंड ऑल, तो वो रखता था। मेरे पास एक स्पीकर था बूफर इतना बड़ा, तो मेरे चेयर के एकदम बैलेंस में आता था, उस पर रखता था, ऊपर बल्ब रखता था, सामने कैमरा, फ्रंट कैमरे जूम करता था, क्योंकि मैं बहुत पतला दिखता था तो बहुत अजीब दिखता था। तो उसके बाद मैं कहानियाँ सुनाता था। फिर धीरे धीरे वो वायरल होने लग गया। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया था ऐसे कि भाई मेरा भी एक वीडियो वायरल हुआ था, फिर मैंने बनाना छोड़ दिया, फिर व्यूज़ नहीं आए। तो मेरे माइंड में पता नहीं कैसे था वो बात कि नहीं, मुझे अब डालना है। मुझे नहीं पता था कि चलेगी दूसरी वीडियो, पर मैं एक दिन भी गैप नहीं किया हूँ, एक दिन भी नहीं। कांस्टेंट कहानियाँ, चाहे वो सोच के, चाहे वो लिख के, कहीं से देख के, कहीं से पढ़ के, पर मैं रुका नहीं था। फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि मैं डेली 12 बजे से शाम 6 बजे तक रेगुलरली, मतलब कई महीनों तक शूट एडिट करता था। अब फिक्स टाइम था, उस टाइम पे करना ही करना है। मेरे 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो वो इसलिए, क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त इसलिए बना क्योंकि उसकी भी रुचि म्यूज़िक में थी, गाने में थी, मतलब कल्चरल चीज़ों में थी। मैं भी एक एक्टर, तो इसलिए हमारी अच्छी, तो उसको एडिट वेडिट का भी थोड़ा नॉलेज था। पहले तो मैं मोबाइल से बनाता था, फिर धीरे धीरे हमने अपग्रेड किया। फिर मैं कैमरा लिया, मेरे भाई का ही कैमरा था, तो उससे बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे एक काला कलर, ब्लैक कलर का कर्टन लगा, जिससे ईजिली व्यू अच्छा दिख जाता है, क्योंकि आप फोकस्ड हो जाते हो, पीछे कुछ नहीं रहता। तो पापा को भी दिखने लग गया, घर पे लोग आने लग गए, पूछने लग गए, रिश्तेदार में बातचीत होने लगी। सबसे बड़ा हमारे फैमिली के लिए पता है क्या प्लान? रिश्तेदार। अगर रिश्तेदार ने तारीफ कर दी तो मतलब बेटा सक्सेसफुल हो गया। दुनिया जाए बाहर में, रिश्तेदार तारीफ करने चाहिए। तो यही था। तो पापा खुश हो गए, घर वाले भी खुश हो गए, फिर पैसे भी आने लगे, नो डाउट। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक और फिल्म मिली, तो उसके बाद मैं थोड़ा पॉपुलर हो गया था। तो मैंने एक भोजपुरी फिल्म किया, उसमें भी मेरा अच्छा कैरेक्टर था, सेकंड लीड था। वो फिल्म यूट्यूब पे 100+ मिलियन व्यूज़ हैं, भोजपुरी का बहुत ज़्यादा अच्छा व्यूज़ है उस पर। उसके बाद फिर कंटेंट क्रिएशन चलने लग गया, धीरे धीरे मैं फेमस हो गया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद कोविड। तो कोविड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बुरा वक्त शायद नहीं था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमें घर से ही कंटेंट बनाना था। तो मैंने हमेशा कोशिश किया कि वैसा कंटेंट बनाऊं जो लोगों तक अच्छा मैसेज दे, सोसाइटी में भी जाए, फैमिली भी देख सके। और क्योंकि मेरे पापा बहुत क्यूरियस थे मेरे हर चीज़ को लेके, तो हमेशा नोटिस करते थे। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा बना दूं जो उनको हर्ट कर जाए, कि ठीक है इसको बनना था इसलिए बनना था। तो कोविड के टाइम मैंने डॉक्टर्स के लिए बहुत सारे कंटेंट बनाए, जितने भी हो सकती थी सोशल चीज़ें, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, जितने भी लोग बाहर काम करते थे, उनको अवेयरनेस के लिए या जितने टिप्स दे सकते थे। और वो अच्छे चलते भी थे और लोगों को पसंद भी आते थे और रिकग्नाइजेशन भी अच्छा मिलता था। मेरे माँ बाप स्पेशली बहुत खुश होते थे वो सब देख के कि मेरा बेटा कुछ अच्छा कर रहा है और लोग अच्छा सीख रहे हैं उससे। फिर उसके बाद वो भी बैन हो गया तो वो भी एक अनदर हार्ट ब्रेक था। पर शायद मेरे लिए सबसे बड़ा यही हार्ट ब्रेक था, वो ऑडिशन वाला। तो मेरे लिए बुरा तो मुझे लग रहा था, क्योंकि 2-3 बार पहले अवेयर हो चुके थे बंद होने वाला। तो एक ही रात, ऑनेस्टली उस दिन भी एक रात जब बैन हुआ तो मैं बहुत रोया था उस दिन कि बंद हो गया, अब सब चला गया। 10 मिलियन मेरे फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे। लोग बोलते हैं टिकटॉकर एंड ऑल, पर
इट्स ईजी टू से, पर जब आप करने जाओगे और उतनी जनता कमाने जाओगे तब आपको समझ आएगा कि कितनी मेहनत लगी है, चाहे वो कोई कुछ भी करके कर रहा हो। और मैं तो स्पेशली कंटेंट बनाता था, मैं लोगों को, मेरा प्रॉपर लेजिट कंटेंट होता था, और इट वाज नॉट ईजी थिंग। मेरा उसमें खुद का एफर्ट होता था, और ऐसा नहीं कि सब हो गया, कुछ भी बना रहा हूँ चल रहा है, कुछ भी नहीं था। वो इंटेंट था कि मेरे को यही बनाना है। तो जब गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर पापा मेरे को बोले कि टैलेंट है ना तुम में, तुमको लगता है ना तो चल जाओगे, रुकना क्यों, अभी कल से शुरू कर दो, बाकी लोग एक हफ्ते बाद से शुरू करें, तुम ज़्यादा आगे निकल जाओगे। तो फिर मेरे को लगा कि आई हैव टू फोकस ऑन यूट्यूब, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो वाला सस्टेन नहीं कर सकता ज़्यादा। फिर मैंने नेक्स्ट डे यूट्यूब पे बनाना शुरू किया। नेक्स्ट डे ही मैंने स्केच रात में लिखा पूरा कंटेंट कॉमेडी वीडियो का, क्योंकि तब कॉमेडी का ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था। फिर यूट्यूब पे बनाना शुरू किया, बनते यूट्यूब, फिर तब तक रील्स आ गया, फिर रील्स पे चलने लग गया धीरे धीरे कंटेंट, और फिर अभी तक सब चल रहा है और हम धीरे धीरे चीज़ें कर रहे हैं। या रील्स जो आपकी वायरल होती है, काफ़ी वायरल होती है, मतलब आप, मुझे लगता है आप वो अभी अपलोड करो, उसके 1 घंटे बाद वो हर किसी, मतलब, और ऊपर से मैंने एक चीज़ देखा है, जो आपके कमेंट्स आते हैं आपके रील्स पे वो पॉजिटिव ही होते हैं। मतलब कई बार आ जाते हैं नेगेटिव, वो तो लोगों का काम ही है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मैंने मोस्टली देखा आपको पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं। तो क्या वो कमेंट्स के ज़रिए कभी आपने कुछ नया क्रिएट करने के लिए सोचा? हमेशा, मतलब अब तो मैं ऑडियंस के हिसाब से भी कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लगता भी नहीं है कि गलत कमेंट भी आएगा तो अगर वो लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, वो उनका अपना ओपिनियन है। और मैं कभी भी गलत कमेंट्स पे ना ही रिएक्ट करता हूँ। मैंने आज तक किसी भी नेगेटिव कमेंट पे रिप्लाई ही नहीं किया है, क्योंकि वो ज़्यादा होते नहीं हैं। मतलब अगर 100 है तो शायद 1000 में 1 होता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और कंटेंट भी मैं वैसा नहीं पोस्ट करता। तो हाँ, पर हाँ, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो उनकी ज़िंदगी में उनको बहुत हेल्प की। कभी कोई बीमार था, मुझे एग्जैक्टली कमेंट्स तो लोगों के नहीं याद हैं, पर समटाइम्स कोई बीमार होता है तो बोलता है कि हम देख रहे थे, कोई बोलता है मेरे घर में ऐसी चीज़ें चल रही थी और आई रिलेट विद दैट वीडियो। तो ये सब चीज़ें बहुत मोटिवेट करता है, एंड स्पेशली माई फ़ैन पेजेस, कि फ़ैन पेजेस आर लेजिट, कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुमको दे दी है। मतलब मुझे लगता है फ़ैन पेजेस के फ़ोन में उनके चीज़ों से ज़्यादा हमारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे शायद एक कहते हैं ना कि हम एक प्यार के लिए सब कुछ, पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, तो वैसे ही कि मेरे को नहीं चाहिए कि अगर 1000 भी हैं, शायद अगर एक भी होगा ना, तो मुझे पता होगा कि उसकी मैं उम्मीद हूँ, वो मुझसे जी रहा है, मेरे वजह से उसकी भी ज़िंदगी चल रही है, वो खुश हो रहा है, तो शायद मैं उसके लिए करता रहूँगा। ऑल्सो आज अगर देखेंगे विवेक, जो इन्फ्लुएंसर्स है, वो कोई रियलिटी शो हो या कोई वेब सीरीज़ हो, हर जगह उन्हें अप्रोच किया जा रहा है। मतलब एक्टर्स को प्रायोरिटी कम देकर इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा आगे खड़ा किया जा रहा है। रियलिटी शो की अगर बात करेंगे, बिग बॉस हुआ, खतरों के खिलाड़ी हुआ, क्या बिग बॉस के लिए आपको अप्रोच किया गया? नहीं यार। एक्चुअली देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर प्रैक्टिकल बात करें तो हर कोई बिजनेस देखता है, वेरी क्लियर, वेरी प्रैक्टिकल। आई डोंट वांट टू से केस नहीं, हर किसी को बिजनेस दिखता है, हर कोई कोशिश करता है कि हमें कहाँ से ऑडियंस ज़्यादा मिलेगी, टीआरपी कहाँ से मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। तो एक वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स आर इंटरनेट क्रिएटर, और बिग बॉस ओटीटी इसीलिए आया क्योंकि दैट्स ए इंटरनेट थिंग, ना कि टीवी पे। तो उन्होंने लाया ही इसीलिए, ओटीटी नाम क्यों रखा। एंड ऑल्सो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप इन्फ्लुएंसर बन गए, कंटेंट क्रिएटर बन गए, दैट्स ऑल्सो अ कैटेगरी। वी शुड नॉट डिवाइड एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स। आई थिंक एक्टर्स को ना उनके टाइम पे नहीं पता था कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करें, और जब तक उन्हें पता चला तब तक वो यूज टू हो चुके थे अपने उस सराउंडिंग में जिसमें वो काम कर रहे हैं। पर अभी बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को टाइम के टाइम अपडेट कर रहे हैं। हमने वहीं से शुरुआत करी, इंटरनेट से शुरुआत करी, तो सबका अपना अपना जॉनरा है, और आई थिंक दोनों सही अपने अपने जगह पे सही कर रहे हैं। सो बिग बॉस तो ये चलते ही रहेगा, आई एम श्योर कुछ ना आगे आने वाले सीजन में ज़रूर आप भी अप्रोच किए जाओगे, बिकॉज ज़रूर, ये तो 100% है। ऑल्सो टिकटॉक को कितना मिस करते हैं आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, ज़िंदगी यही है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जो चला गया वो चला गया। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ, फैन बेस था, सब चीज़ें थी, पर मैंने टिकटॉक के बाद ये सीख लिया कि सब चला जाए,
तुम वापस बना लोगे। तो कुछ भी चला जाए अब मुझे फिक्र नहीं है। मुझे है कि मेरे अंदर काबिलियत है, मैं ईमानदार हूँ अपने काम को लेके, मैं फिर से बना लूँगा। दुख होता है, कुछ आपके पास से चला जाता है, पर आई थिंक हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि इसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स ईजी टू से कि नहीं फ़र्क पड़ता, पर लेजेंड आई फील कि जो चला गया उसको जाने दो। और अगर टिकटॉक, अगर मैं प्लस पॉइंट बताऊँ टिकटॉक के जाने के बाद, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत इम्प्रूव किया है। टिकटॉक पे वो चीज़ें चलने लग गई थी तो मैं एक कैटेगरी में एक जगह पे बंद गया था, जबकि मैं वो नहीं हूँ। मुझे आज तक नहीं पता कि व्हाट्स माय कैटेगरी, व्हाट्स आई क्रिएट माय कंटेंट। मैं हमेशा हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, हर चीज़ में मेरा इंटरेस्ट होता है। मैंने आपको पहले बताया, डांस, सिंगिंग, सब कुछ। तो टिकटॉक पे ना मैं सिर्फ एक जॉनरा में बंधा हुआ था, कहानी, शायरी, और लोगों को मेरा इमेज ऐसा लगता था कि मैं एकदम सीरियस लड़का होऊंगा जो सिर्फ ज्ञान की बातें करता होगा, जिसके लाइफ में फ़न नहीं होगा, जो फ्रेंड्स नहीं, मतलब होता है ना कि हम सोचते हैं एकदम सीरियस बातें ही करता होगा कि हाँ देखो ये है ज़िंदगी, और मैं वैसा नहीं हूँ। तो मुझे वो भी स्टीरियोटाइप ख़त्म करना था। तो जब मैं इंस्टाग्राम पे आया तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम की ऑडियंस बहुत अलग है। सो मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया धीरे धीरे, फीड पे, स्टोरीज़ पे, बहुत सारे ऑप्शंस पे। सो मैं बहुत कुछ सीखा, जो चला गया वो चला गया। अगर टिकटॉक की अगर बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो आज के डेट में जिनका बहुत अच्छा नाम बन गया है मार्केट में, वो लोगों के लिए ये जो कोविड का जो पीरियड था ना, ये काफ़ी अच्छा हो गया था। बिकॉज आप लोगों को एक मौका मिल गया था खुद को दिखाने का, खुद को मनीषा रानी की अगर बात करें, अभी उन्होंने झलक अपने नाम कर लिया है। उन्होंने भी अपनी जो जर्नी थी उनकी, उन्होंने झलक से टिकटॉक से स्टार्ट किया। क्या कहना चाहेंगे, क्या उनसे कोई कभी आपका कांटेक्ट हुआ? बिकॉज आप भी एक टिकटॉक के लेजेंड थे, वो भी एक टिकटॉक की लेजेंड थी। मनीषा जी बहुत प्यारी हैं। मैं कुछ दिन पहले नहीं, 1-1.5 साल पहले ही उनसे मिला हूँ। मैं उनसे कनेक्ट इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि वो यूपी बिहार की हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, और वो उनकी आंखों में वो सच्चाई दिखती है, वो जुनून दिखता है। मुझे लगता है वो वैसा ही महसूस करती होंगी जैसा मैं महसूस करता हूँ। भले वो बता नहीं पाती होंगी, बोल नहीं पाती होंगी, पर वो अपने हर सक्सेस पे वो चीखती होंगी और उसमें आवाज़ नहीं होता होगा, खुशी की चीख। क्योंकि हर एक शख्स जो ज़मीन से शुरू किया है, जिसने सपने देखे हैं, और अगर वो यहाँ तक पहुँच रहा है, उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। मुझे पता है मनीषा बहुत खुश होंगी इस वक्त, क्योंकि वो भी अपने उस दौर में चल रही हैं जिसके सपने उन्होंने देखे हैं, और उनको पता है कि वो आगे बढ़ती रहेंगी। तो येस, आई कैन टोटली रिलेट विद हर। हर कोई रिलेट करता होगा। और सबसे अच्छी बात है कि वो अभी भी लोगों को लेके चलती हैं। आज तक लोगों को ये फील नहीं हुआ कि मनीषा हैव अ सेलिब्रिटी एटीट्यूड नाउ। वो जैसे थी पहले वैसे अभी भी हैं, और हम ज़्यादा नहीं मिले हैं, ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं हुई है, पर आई एम श्योर शी इंस्पायर मैनी पीपल नाउ। यस, इसी कैटेगरी में अगर हम एल्विश का देखें तो उनका हर बार एक अलग ही वीडियो सामने आता है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज उनकी निकाली जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, जब ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं, तो आप खुद एक इन्फ्लुएंसर है, तो आपके दिमाग में क्या चलता है उस वक्त? जैसे एल्विश का कई सारा मतलब वीडियोस आया हुआ है, अलग अलग तरह तरह की बातें की जा रही है, बट उसके पीछे से कुछ और निकलता है कई बार। सबसे पहली चीज़ कि जो इंटरनेट पे दिखता है, हमें हमेशा आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी भी राय रखनी चाहिए, अपनी भी चीज़ें देखनी चाहिए, और वो उनका जॉनरा है, उनको पता है कि उनसे वो चीज़ें चल रही हैं। क्या गलत है क्या सही है मुझे खुद नहीं पता, मैं घर बैठ के सिर्फ इंटरनेट पे चीज़ें देख रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ पे नहीं बता सकता। और मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि इंसान जो भी कर रहा हो, मुझे सिर्फ उसकी वो चीज़ें देखनी है जो अच्छी हैं, जो मैं अपने लिए अडाप्ट कर सकता हूँ। क्योंकि इस वक्त मैं उस दौर में हूँ जहाँ मेरे खुद के सपने हैं, तो मैं अपना वक्त वहाँ ज़ाया नहीं करना चाहता जहाँ पे चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करे या फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ। मैं हमेशा वही चीज़ देखता हूँ। नो डाउट एल्विश बहुत अच्छा काम करते हैं, और बहुत सारे हम हमेशा, पता है हमारे साथ क्या होता है, जब हम कुछ गलत करते हैं और हम पूरी ज़िंदगी अच्छा कर रहे होते हैं, एक छोटी सी गलती हमारे पूरे इमेज को ख़राब कर देती है। सो अगर हम किसी के अगर हम नेगेटिव साइड को फोकस ही ना करें, हम सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करें, हम उसको इग्नोर ही कर दें, सामने वाला भी नहीं करेगा। उसको पता है उससे कोई अटेंशन मिल ही नहीं रहा है, कुछ इंट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। हम होते हैं जो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं। सामने वाला इसलिए करता है क्योंकि उसको अटेंशन मिल रहा है वहाँ से। Why can't we see the positive side? He have so much of charities, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी वो कर रहे हैं।
जब बिग बॉस में वो गए थे तब मैंने देखा था कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें दिख भी रही हैं, बहुत चीज़ें जो नहीं दिख रही हैं, और मुझे नहीं समझ आता कि मैं कोई होता हूँ गलत सही का निर्णय लेने वाले, क्या गलत है क्या सही है। हर शख्स अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें, अपनी अपनी लाइफ को बैलेंस करता है। हर किसी को डर भी होता है उसका इमेज खोने का, और हर कोई मेहनत करके वो चीज़ें पाता है, तो उसके अंदर वो होती है। सही गलत जनता डिसाइड करती है। सामने कोई जानबूझ के गलती नहीं करता, कोई भी नहीं करता। हर कोई सोचता है कि हमें इससे ये बेनिफिट हो जाएगा, पर वो गलत में बदल जाता है। और अगर इस बात का सामने वाले को एहसास है तो वो ईमानदार है, नहीं है तो वो उसकी मर्ज़ी। ऑल्सो अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपकी भी लाइफ में आई एम श्योर अप्स एंड डाउन्स तो भरी हुई है। अप्स एंड डाउन से आपकी लाइफ, इनफैक्ट अप से ज़्यादा डाउन से ही आपने शुरुआत किया है। बट अब ऐसा कोई मोमेंट होता है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे पेरेंट्स तो होते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं, एज अ फ्रेंड नेचर भी होते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर करते, उसके लिए हमें एक दोस्त चाहिए होता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे दोस्त हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े होते, लाइक आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, मेरी एक चीज़ है कि मेरे अब नए दोस्त नहीं बनते। ये इसलिए क्योंकि शायद मैं उतना वक्त नहीं दे पाता अब नए लोगों को, या फिर मैं तैयार नहीं हूँ। मेरे अभी भी वही दोस्त हैं जो मेरे उन दिनों में साथ थे जब मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया था, कुछ करना शुरू किया था। मुझे लगता है कि उनसे ईमानदार, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो हर वक्त, हर सिचुएशन, हर तरीके से मेरे साथ हैं। और मेरे पास वैसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे तब से लेके अब तक साथ हैं। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तो ऑलवेज़ रेडी। मतलब मैं इतना ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूँ कि मैंने एक ऐसा दोस्त कमाया है जो शायद मैं सब कुछ के बाद, अगर मेरे किसी भी चीज़ में सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे माता पिता के बाद किसी का नाम आएगा तो मेरे इस दोस्त का नाम आएगा। क्योंकि उसने मेरे अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, उसने मेरे बुरा वक्त भी देखा है, अच्छा वक्त भी देखा है, मुझे रोते हुए देखा है, मुझे हंसते हुए देखा है। ब्लेस्ड दैट ही हैव। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत छोटा शब्द है। और मेरे को लगता है कि खून के रिश्ते के बाद दोस्ती का रिश्ता जो होता है वही सस्टेन करता है। प्यार तो बहुत मुश्किल है। प्यार का नाम, प्यार दोस्ती, दोस्ती प्यार, बात खत्म। प्यार का नाम वो लेते ही आप खुद की ज़ुबान से आपका वो फेस एक्सप्रेशन ही कुछ अलग था। मुझे जानना, आपकी लव लाइफ के भी बारे में जानना है। मुझे एक्सप्रेशंस पे ध्यान रखना पड़ेगा। कैसी रही है विवेक की लव लाइफ? लव लाइफ, प्यार हुआ था मुझे एक बार। हे भगवान, सबको होता है। हाँ, और ज़रूरी भी है भाई। प्यार नहीं होगा तो तुम आगे बढ़ना नहीं सीखोगे। प्यार हुआ था और प्यार चला भी गया, सबकी तरह, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों की तरह। तो बस यही है कि मेरा एक सजेशन भी है कि प्यार करो, पर रेडी भी रहो कि बहुत सारे ट्रॉमाज और बहुत कुछ होता है। मुझे लगता है अरेंज मैरिज आर बेस्ट थिंग। लव मैरिज तुम अरेंज के बाद लव कर लो, हो जाएगा, वो हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। आई थिंक ज़्यादातर दिल टूटे आशिक ही हैं। अगर मैं हार्ट ब्रोकन शायरी डाल दूँ तो हर कोई रिलेट कर पाता है, प्यार वाले डाल दूँ तो शायद कम ही लोग। तो पर जब हर किसी को सच्चा प्यार चाहिए और हर कोई सच्चा है तो दिल कौन तोड़ रहा है फिर? या एग्जैक्टली। मेरा ये सवाल है भाई। गलती हम में भी, तुम में भी है, मुझ में भी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। पर यह है कि अब एक बात का ध्यान रखना कि प्यार हो रहा है तो ये तैयार रहो कि तुम्हारा दिल भी टूटेगा। इसलिए प्यार को प्रायोरिटी मत रखो। प्रायोरिटी तुम्हारे माँ बाप होने चाहिए, ताकि तुम्हारा दिल टूटे तो तुम्हें याद रहे कि प्रायोरिटी कुछ और है, गेट बैक टू देम। क्योंकि वो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी साथ रहने वाले हैं। शायद प्यार चला जाएगा पर दोस्त रहेगा। हाँ, बट आपकी लाइफ से प्यार क्यों गया? वजह क्या थी उसकी? वजह मुझे भी आज तक नहीं पता। मतलब ऐसे था कि ऐसे होता है, हम किसी का हाथ पकड़ के चल रहे, अचानक से देखा पीछे कोई है ही नहीं। तो बस यही था। तो वजह ना मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि ना मैं तैयार था, और मैं जितना हंसता खेलता भागता दौड़ता दिखता हूँ, मैं बहुत वीक हूँ दिल से, बहुत इमोशनल हूँ। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि कोई मुझसे हर्ट हो जाए या फिर कोई मुझे छोड़कर चला जाए। मुझे रिश्तों की बहुत परवाह है। आई थिंक ये बहुत गलत भी है, वरना आप बहुत बिखरते हो अपनी लाइफ में, बहुत टूटते हो।
पर मुझे बहुत परवाह है कि मेरा कोई भी रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कम रिश्ते आप बनाते हो सच्चे दिल से, और जब वो टूटता है, अभी भी मेरा हार्ट बीट तेज हो गया कि बहुत दुख होता है, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल से सच्चे रिश्ते बनते हैं। आज के ज़माने में किसी के पास वक्त नहीं है जो आपको वक्त दे, आपको पूरी कहानी बताए अपने बारे में, आपको समझे। और अगर आपने किसी को सब कुछ बना लिया अपना, उसके बाद वो रिश्ता टूट जाए अचानक से, तो आपकी चीख निकलती है, आवाज़ नहीं निकलते। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा तो, मैं आपको एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। जब मुझे पता चला कि सब ख़त्म हो चुका है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, तो मेरा शूट था एक्चुअली, और मुझे पता चला सब ख़त्म हो गया है। मैंने फेस वॉश किया, एकदम फिल्मी सीन, पर इट साउंड्स फिल्मी, तब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सामने मिरर था और मैं ऐसे खुद को देख रहा हूँ और इतना ज़ोर से चीखा, और वाकई में मेरे जहन से एक छू की आवाज़ नहीं निकली थी, और मैं बस थर थर काँप ही रहा था। फिर आई डोंट नो, ऊपर वाला मैं भगवान का बच्चा हूँ, हाय। तो ऊपर वाले ने बोला कि चल काम कर। मैं लंबी गहरी मैंने सांस ली, क्योंकि बाहर मेरे दोस्त खड़े थे, हमने कमिटमेंट दी थी कि मैं शूट करना है। बैक टू द शूट, वो होते हैं ना फ्लैशबैक, ट्रॉमाज, नाइटमेयर्स टाइप, वो हुआ लंबे वक्त तक। उसके बाद भगवान का बच्चा हूँ, उन्होंने संभाल लिया, फिर वापस काम में। अब नहीं फ़र्क पड़ता। अब इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद क्या वो जो शख्स था आपकी लाइफ में, क्या वो वापस आने की कोशिश किया था कभी? मैंने दरवाज़ा खुला ही नहीं छोड़ा। मैं तैयार ही नहीं हूँ अब। प्यार इंसान को सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता। वो पता नहीं, होता होगा लोगों को, तो आई अंडरस्टैंड। 10 बार भी हो सकता है, हर बार भी हो सकता है, या मे बी शायद मुझे भी हो जाए, पर अभी तक तो नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार बार बार नहीं होता, और अगर बार बार हो रहा है तो वो प्यार नहीं है, इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन। सो या, अब जो होगा वो ऊपर वाले को मंजूर होगा। अभी आपका नया प्रोजेक्ट भी आया, मैं जानना चाहती हूँ, आप खुद बताएं अपने मुंह से, क्योंकि पोस्टर देख के तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। वो यारी दोस्ती वाला ही माहौल लग रहा है उसमें, क्योंकि अब मुझे लगता है यारी दोस्ती सस्टेन करती है। प्यार व्यार धोखा है, काम पे फोकस कर लो, मौका है। क्योंकि प्यार आपको खाने को तो नहीं देगा। बहुत मुश्किल है अब के ज़माने में कि वैसा प्यार मिलना जो बोले कि हम साथ में कमा लेंगे, साथ में कर लेंगे। ये कहने की बातें हैं। जिस दिन कहते हैं ना, जब तक यू हैव मनी तब तक यू आर हनी, तो हर दोनों के साथ है। ऐसा नहीं है कि लड़की ऐसा कर रही है, लड़का ऐसा कर रहा है। हर किसी को चाहिए कि सामने वाला भी कुछ कर रहा हो, तुम भी कर रहे हो। आंख बंद करके वो ज़माने वाला प्यार मिलना, कृष्ण राधा वाला प्यार मिलना, शिव पार्वती वाली प्यार मिलना, कलयुग है भाई, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? हो सकता है शायद तुम्हारा प्यार सच्चा हो, नो डाउट। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, आई एम जस्ट पुटिंग माई थॉट। किसी ने कुछ अगर बना के डाला भी ना कि ही इज सेइंग प्यार पर मेरा प्यार तो सच्चा है, इट्स जस्ट माई थॉट। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, पर आई एम हैप्पी। मेरे पास दोस्त हैं जो तुम्हारे पास नहीं होंगे। आपके नए प्रोजेक्ट के बारे में अगर जानना चाहें हम, क्या है आपका ये नया प्रोजेक्ट एंड क्या धमाल होने वाला है इसमें? प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। गाने का नाम है मेरे यार के आगे। गाना बहुत दिग्गज लिरिसिस्ट ने लिखा है, कुणाल वर्मा, इफ़ यू नो अबाउट हिम। उन्होंने बहुत बड़े बड़े गाने लिखे हैं, तुम ही आना, बारिश बन जाना, मलंग, और भी बड़े बड़े गाने। सो सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि उनका नाम ही बहुत काफ़ी है मेरे लिए। उनका मैंने दूसरा गाना किया है वैसे ये। ऑल्सो मैंने देखा आपका रिश्ता अक्षरा सिंह के साथ काफ़ी अच्छा है, क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि द वे यू टॉक, जो इतनी अच्छी बातें आप करते हैं कि आपकी बातें सुन के एटलीस्ट 10 लोगों का भी भला हो तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। सो आपकी ही तरह उनके भी कई रील्स ऐसे वायरल होते रहते हैं, जो उनके वर्ड्स होते हैं काफ़ी हार्ट टचिंग होते हैं। आपका उनके साथ कैसा रिश्ता? बिकॉज हमने जो वीडियोज़ में देखा है वो तो काफ़ी एक, कहते हैं ना, एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हैं वो आपको, क्या बताना चाहेंगे? सो आई एम लकी टू बी वेरी ऑनेस्ट। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ। हम एक फ़िल्म के दौरान में मिले थे, डोली फिल्म कर दो रिलीज़। तो कुछ रीज़न की वजह शायद अभी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। उस टाइम पे हम मिले थे और मैं अलग अपनी चौड़ में था, क्योंकि होता है ना कि हम जब नए नए कहीं उपलब्धियां मिलती है तो हम अपने अपने जॉन में रहते हैं। तो मेरी ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं हुई। मुझे लगा क्या पता वो मुझसे बात नहीं करे, एटीट्यूड हो। तो मैं अपने जोन में था, वो अपने जोन में थी। तो हो जाता है ना, जहाँ पहले लड़ाइयाँ होती हैं वहीं अच्छी दोस्ती और अच्छे रिश्ते की शुरुआत होती है। तो उनका बर्थडे था और रात में, और मैं तब तक पहुँचा
जब वो केक वेक काट रही थी, सब लोग थे, मैं एकदम गॉगल्स वॉगल्स लगा के जाके खड़ा हो गया कि अच्छा ठीक है, होगा बर्थडे। तो मैंने उनको देखा, हैप्पी बर्थडे, इट्स लाइक थैंक यू। तो उनको भी समझ आ गया इसकी एटीट्यूड तो तेरे को बताती हूँ मैं, आई डोंट नो उनके माइंड में ऐसा रहा होगा कुछ। फिर केक वेक खाए, वो चली गई अपने रूम में। नेक्स्ट डे सेट पे मैं मिला, तो जब क्योंकि हम फिल्म कर रहे थे साथ में, तो जब शुरू में पूजा होती है ना गणपति बप्पा की, शुरू करने से पहले तो हो रही थी, तो मैं पीछे खड़ा था, तो बोली कि आगे आ जाओ आरती करने के लिए, और ये क्या एटीट्यूड है, पूजा में फिल्म हमारी है, अच्छे से शामिल हो जाओ। और किसी बात को लेकर उन्होंने मुझे डांटा भी था, तो मैं कहा यार मैं कैसे कंफर्टेबल होऊंगा, ये तो मुझे डांट वाट रही है। मैं कहा फुल हीरोइन एटीट्यूड है इनका। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, फिर उनको समझ आ गया कि मैं शायद अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ या मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वो मुझे धीरे धीरे कंफर्टेबल कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि मेरे को बहुत डर लगता है अक्षरा दीदी से, वो डांट देती हैं, कुछ भी हो जाता है। अब मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि बड़ी सीनियर हैं वो मुझसे, बहुत अच्छा काम, बहुत कुछ कर चुकी हैं वो लाइफ में। फिर वो इतनी स्वीट है ना, मतलब वो खाना वाना बनाती थी सेट पे हमारे लिए। तो पहले दिन उनको पता चला कि मैंने कुछ खाया नहीं था, उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया, फिर बोले चल खाते हैं साथ में। फिर उनका टिफ़िन था, उन्होंने शेयर किया। फिर नेक्स्ट डे सेट पे हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए, मैं उनके साथ ही रहने लग गया। फिर हम मतलब काफ़ी फ्रेंडली हो गए, हम वीडियोज़ बनाने लगे साथ में। फिर हम दोनों साथ में ही सेट पे जाते थे। फिर वो मुझे भाई भाई बोलती थी, मैं उनको दीदी बोलने लग गया। वहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई। फिर हम वीडियोस बनाने लग गए। उसके बाद कोविड, उसके फिल्म के जस्ट ख़त्म होने के कुछ टाइम बाद कोविड लग गया। वो घर पे बैठी थी, मैं भी कंटेंट बनाता, घर पे हर कोई घर पे ही था। तो मैं उनके घर चला गया उस टाइम पे। कोविड के टाइम पे हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि हम ऑब्वियसली मिले थे, हमारी बातचीत फ़ोन पे होती थी फिल्म के बाद, बहुत मस्ती करते थे। तो मेरी सिस्टर नहीं है, मेरी मतलब ब्लड रिलेशन की कोई सिस्टर नहीं है। और उनसे मुझे बहुत ऐसा फैमिली सा फील आने लग गया। कभी मुझे ये एहसास उन्होंने नहीं होने दिया कि वो एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनका एक ओहदा है और मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है या कुछ भी एनीथिंग है जो होता है आजकल के लोगों में। तो उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया, कभी नहीं होने दिया। हमेशा ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैं बचपन से उनके साथ रहा हूँ और वो मेरी सच में बहन है। तो कोविड के टाइम पे हम कंटेंट बनाते थे, डेली सुबह उठते थे, योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, साथ में खाना बनाते थे, फिर घूमने जाते थे। कभी कभी कुछ होता था मैं उनके शोज़ में भी जाता था। फिर हम व्लॉग्स बनाते थे। व्लॉग्स इतना नेचुरल होता था कि हम कैमरा रख देते थे, कुछ भी करते थे, इतना फ़न होता था उस व्लॉग में कि लोगों को बहुत पसंद आता था। मतलब 2 दिन में 1-1 मिलियन व्यूज़ चले जाते थे व्लॉग्स पे बहुत ईजिली। मैं डेली दिन भर शूट करता था, रात में एडिट करता था और ऐसे ही पोस्ट कर देता था। वो लोगों को बहुत पसंद आने लग गया, लोग हमें अप्रिशिएट करने लग गए। फिर 1 महीने के बाद कोविड ख़त्म होने वाला था या फिर मुझे जाना था। बहुत रोए थे हम सब, क्योंकि हम सब काफ़ी 1 महीने तक साथ रहने के बाद हम हो जाता है अटैचमेंट। तो जाने का टाइम आ गया था क्योंकि हम सिर्फ घर में रहते थे, कुछ नहीं होता था, अपना टाइम था। उसके बाद फिर बातचीत तो होती रहती थी। फिर मुझे जब मुंबई आना था, तब तक मैं कंटेंट क्रिएटर तो बन चुका था, मेरा कंटेंट चलता था, रील्स चलता था तब। फिर मुझे मुंबई आना था, तो शी वॉज़ द वन जिन्होंने अब की बार, क्योंकि मैं ना मुंबई आने के लिए तैयार नहीं था, जबकि मेरे पास पैसे भी आ गए थे, लोग मुझे जान रहे थे, पर ना वो मुंबई का खौफ मेरे दिल से नहीं जा रहा था। क्योंकि मुझे बहुत नाइटमेयर्स आते थे सिर्फ ये आराम नगर और ये सब का नाम सोच के, मुंबई शहर सोच के कि बड़ा शहर, इतने सारे लोग, वही वापस पुराने दिन। मैं रेडी नहीं था क्योंकि मेरे लिए किसी कैफ़े में भी बैठना बहुत बड़ी बात थी तब। तो मेरे लिए सब कुछ था मेरे पास, पर मेरा दिल डर चुका था बिल्कुल कि कैसे जाओगे तुम वहीं जहाँ तुमने इतने दिन देखे हैं, ऐसे देखे। तो होता है ना कि कोई अपना हो तो थोड़ी हिम्मत मिल जाती है। तो बस दीदी थी, मैंने उनको बोला मैं मुंबई शिफ्ट करना चाहता हूँ, अब बनारस रहता था, मैं कहा आई एम ऑल रेडी। तो बोली आजा घर पे आजा, फिर फ्लैट ढूंढेंगे साथ में तेरे लिए। करीब 2 महीने तक मैं उनके घर पे था। और मम्मी बहुत प्यारी, मैं मम्मी ही बोलता हूँ दीदी की मम्मी को भी, और आधा से ज़्यादा दुनिया को लगता है कि वो मेरी सगी बहन है पहली तो पर सगी से बढ़ के हैं यार वो, मतलब उन्होंने बहुत किया मेरे लिए। 2 महीने तक मैं कभी फील नहीं हुआ कि मैं किसी और के घर पे हूँ। एक्चुअली हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना, किसी और के घर पे जाते हैं तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद ऐसा लगता है कि सामने वाले को ऐसा, मुझे भी फील नहीं आया कि उनको बुरा लग रहा होगा या कुछ भी। वो हमेशा मुझे साथ ले जाते थे, हम कभी डिनर करने जाते थे, घूमने जाते थे, सेट पे जाते थे, फिर मैं अपने फ्लैट्स भी ढूंढता था, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर
हम साथ में, फिर मेरे को फ्लैट भी मिल गया, 2 महीने के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। बहुत बहुत ध्यान रखा उन्होंने मेरा, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं कि उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं कोई और हूँ, या मैं कोई अनजान हूँ जिससे वो पहली बार मिली हैं, या कुछ भी। मैं कभी कभी नाराज़ होता हूँ उनसे, जबकि मैं उनको बताता भी नहीं हूँ। वो भी मुझसे कई बार नाराज़ होती होंगी। मेरी बहुत सारी, कोई परफेक्ट नहीं होता, राइट? हर रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं, कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ होती होंगी, और पर ये बात उनको भी पता है कि मेरे लिए वो बहुत स्पेशल हैं। और ये बात मुझे भी पता है कि मुझे ये हर बार याद आता है कि जब कोई नहीं था इस शहर में तुम्हारे जानने के बाद, तो एक ऐसा शख्स था जो तुम्हें ये नहीं देख रहा था कि तुम अब सक्सेसफुल हो रहे हो, काम कर रहे हो या कुछ, तुम उसके सामने तो कुछ भी नहीं थे, फिर भी तुम्हें उसने अपना भाई माना। राखी बांधती है वो मुझे अब, और इतने प्यार से रखा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ऑलवेज थैंक यू, और शी इज़ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ। हमेशा मेरे लाइफ में एक नाम होगा जिसने मेरा बहुत साथ दिया है, वो अक्षरा सिंह ज़रूर होगा। मैं हुआ हूँ नाराज़ वगैरह कभी कभी, थोड़ी बहुत वो भी होती हूँ, वो तो पक्का होती होंगी। मैं बहुत अनोइंग हूँ और उनको परेशान भी करता रहता हूँ, पर वो जानती हैं कि मेरे अंदर एक जुनून है, एक बच्चा है जो एक सपने के लिए मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो भी अकेले दम पे अपने आगे बढ़ी हैं। वो उन सभी लोगों को बहुत सपोर्ट करती हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड शी इज़ द बेस्ट। ऑल्सो विवेक, अब आगे क्या करना है आपको? कैसे आपको आपकी लाइफ और आगे बढ़ानी है? किस प्रोजेक्ट्स में काम करना, लाइक कैसे कोई और भी एल्बम्स लाने हैं, या बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी के साथ? वेब सीरीज़ आजकल इतना एक्सप्लोर हो चुका है हर जगह, क्या करना चाहेंगे अब आप आगे? काम तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो टीवी पे आ जाए मेरा, चाहे वो कहीं पे भी आ जाए। मैं कभी काम को मना नहीं करता, ना ही जाने देता हूँ। मेरा कभी भी अब ऐसा नहीं है कि मुझे यही करना है या मुझे यहीं जाना है। मुझे है कि मुझे चलते रहना है। मुझे सब कुछ मिला है, मैं सिर्फ अब इस पर बिलीव करता हूँ कि तुम्हारा प्रेजेंट अच्छा होना चाहिए। फ्यूचर के बारे में मत सोचो, वो हो जाएगा अच्छा, और बहुत अच्छा होगा अगर तुमने अपना प्रेजेंट अच्छा रखा तो मैं बस अभी इस पर फोकस करता हूँ कि जो चल रहा है वो बेहतरीन हो। आगे तो बन ही जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे पता है आगे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो सब भी आएगा, पर ये ज़रूरी है जिसमें हो तुम, तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आप एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर तो बन चुके हैं, बट आप बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, आप किसके वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? मेरा कोई टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर या कोई वैसा नहीं है जिसको मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। चूँकि मेरा हर चीज़ में मन बहुत ज़्यादा है, फैशन में, चाहे वो कोई कॉमेडी बना रहा हो, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, और मुझे जहाँ से लगता है मैं यहाँ से कुछ सीख सकता हूँ वैसे। तो आई डोंट हैव स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर टू वॉच, या कोई भी आइडियल जिसको मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं सबसे सीखता हूँ, शायद मैं राह चलते एक इंसान से भी सीख जाऊँ कि उसने क्या अच्छा किया। तो आई डोंट नो, सबका, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं पागल तो नहीं हूँ कि हर किसी का एक आइडियल होता है, हर कोई किसी स्पेसिफिक लोगों को देख रहा होता है, पर मेरा कभी ऐसा नहीं रहा है कि कोई मेरा आइडियल हो। हाँ, शायद मेरे पापा जी हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, जिनको मैं सीख रहा हूँ, और जिनका अंश मेरे अंदर है जो आज चल रहा है। ओके, ऑल्सो अगर हर एक कमाने वाला इंसान है, उसकी एक चाहत होती है, मेरे पैसे का घर, मेरे पैसे की गाड़ी। क्या आपका वो सपना अब तक पूरा हुआ है? जल्दी हो भी जाएगा, और कुछ चीज़ें चल भी रही हैं। मेरा एक ही सपना है कि मेरे घर वाले ने मेरे लिए बहुत कर दिया जो भी करना था। अभी है कि अगर मेरे पापा बोले ये बहुत अच्छा है, तो मैं बोलूँ आपका एक ख़रीद लिया है मैंने। उनको पता भी नहीं चलना चाहिए, और उनका हो, भले वो लेके घर ना जाए, पर ये मेरे नाम का हो जाना चाहिए। वैसा है। तो मुझे सब कुछ देना है अपने माता पिता को, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की है। वो सोच रहे थे ना कि एक टाइम पे कि उनका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो सब कर लिया जिसका आपने दिल में देखा था कि मेरा बेटा कर ले, लेकिन शायद ज़ुबान पे नहीं लाते थे, क्योंकि आपको डर था कि मैं कहीं भटक न जाऊँ, कहीं गिर न जाऊँ। हमेशा माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। अब बच्चों को वो नहीं लगता कि वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, वो कुछ वक्त के बाद पता चलता है। जो मुझे अब समझ आया कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे उस वक्त हाथ नहीं दिया जब मुझे ज़रूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है शायद ज़रूरत है, पर शायद उन्होंने मुझे ऐसे थाम लिया होता तो मैं उस सहारे का कायल हो जाता कि नहीं, मेरे पास एक सहारा है और ये मुझे आगे बढ़ा देगा। तो बस अब मेरी बारी है कि मुझे वो बूढ़े हो
उसके पहले मैं उन्हें इतना खुश दे दूँ, जस्ट यस, मैं बस उनको बहुत खुश देखना चाहता हूँ, बहुत खुश। वो ऐसे चीख के बोले कि मेरा बेटा है ये। वाह। सो इसी के साथ ही ये भी ज़रूर बताएं आप, आखिरी बार कब रोए थे आप? आखिरी बार पता है, मैं अगर रोता भी हूँ तो मैं इसीलिए रोता हूँ कि मेरे घर वालों के लिए, बस कि हमारे माँ बाप बहुत जल्दी जल्दी बूढ़े हो रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी तभी जी पाते हैं जब हमारे हाथ पैर सब चल रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि ऊपर वाले कम से कम इतना दे देना कि मेरे माँ बाप बूढ़े हों, उसके पहले मैं उनको सब कुछ दे दूँ। सिर्फ इसलिए कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ मेरे पापा चीख के हक से बोल दे कि सब देख लिया, अरे बेटा है कर देगा। क्या अब आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि देखिए एक इंसान की ज़िंदगी में एक स्टेज होता है, जैसे कि आप जब शुरू में आए थे तो आप एक वड़ा पाव खाकर आपके दिन गुजार रहे थे पूरे, और आज एक ऐसा दिन आ गया है, आई एम श्योर मैं कह सकती हूँ आपको कहीं जाने के लिए 5 स्टार होटल हो, कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट हो, आपको सोचना नहीं पड़ता होगा, बट स्टिल वहाँ बैठने के बाद भी क्या आपको वो पुरानी बातें याद आती हैं आज भी? नहीं आती। या किसी स्ट्रगलर को देख के जो लोग हाँ, मैं उनको आज भी फील कर पाता हूँ, उनको महसूस कर पाता हूँ। और आई हर्ड समवेयर कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वो मैं भूलता भी नहीं हूँ, बट आई टेक इट एज अ ग्रैटिट्यूड कि अगर मैं कभी फेमस भी हुआ, मेरे पास लोग मुझसे पूछे कि क्या आप मिस करते हैं वहाँ पे खाना खाना या फिर रेडी पे, नहीं करूँगा। मैंने देख लिया है, मैंने इसके लिए मेहनत किया है, तो मैं यहाँ पे बैठ के खा रहा हूँ। कभी नहीं करूँगा, ना ही करना चाहूँगा। आई टेक इट एज अ ग्रैटिट्यूड। मैं हर किसी को सपोर्ट करूँगा, हर किसी को फील करूँगा कि तुम भी कर लोगे। रिमेंबर दिस माई स्टोरी, तुम भी फील कर लोगे और तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। रुकना मत यार, बस रुकना मत, हम मिलेंगे उसी मंच पर। दिन में तो वड़ा पाव खा लेते थे आप, बट कभी कोई रात ऐसी गुजरी थी कि बिना खाना खाए सोना पड़ा हो? कभी कभी पूरे दिन नहीं खाता था क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे ऑनेस्टली। मैं बस स्टेशन तक वॉक, मतलब जहाँ पे रहता था वहाँ से बस स्टेशन या लोकल स्टेशन दूर था, तो मैं वॉक करके जाता था। मैं बहुत पागल था और मैं मुंबई आया था। मैं इसलिए लकी हूँ क्योंकि कितने लोगों को घर भी नहीं मिलता इस शहर में रहने के लिए। वो छोटे छोटे मैं फ्लैट में रह रहा था, वो छोटे छोटे चौल में रहते हैं और उनके सपने कितने बड़े हैं, वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा स्ट्रगल कुछ नहीं है लोगों के आगे, पर मैं खुश हूँ कि मैंने वो दिन बहुत खुशी से गुजारे। मुझे उन दिनों में कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हर दिन ये था कि आज भी मैं ऑडिशन के लिए गया, आज भी मैं सुबह उठा, आज भी मैंने ये किया, और आज भी ये है कि अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो कल मेरा बहुत अच्छा है। सो लास्टली विवेक, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके उन चाहने वालों को जो आपको इतना कांस्टेंट होके प्यार दे रहे हैं, मतलब आपके हर रील्स को भी प्यार दे रहे हैं, आपके वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, मतलब हर जगह से आपको पॉजिटिव वाइब ही दे रहे, कह सकते? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जो मैंने देखा वो मुझे मिला, पर सबसे ज़रूरी है कि लोगों का साथ, लोगों का प्यार। उस तरह की लोग हमें प्यार करते हैं कुछ टाइम के लिए, ओके चलो देख रहे हैं, उसके बाद चलो हटो। वैसा नहीं, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक पे फॉलो करते थे, जो अभी भी देख रहे हैं मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट अभी तक मिल रहा है। बहुत मुश्किल होता है कि आप एक लंबे समय तक आपके पास सस्टेन कर रही है ऑडियंस, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और माय फैंस आर वेरी लॉयल। मतलब मैं डेली एक पॉडकास्ट शो भी करता हूँ, अपने ब्रॉडकास्ट में पॉडकास्ट करता हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर एक दिन में मैं किसी के लिए भी किसी तरीके से कुछ अच्छा कर पाया तो करने की कोशिश करता हूँ। और उनके कमेंट्स, उनका साथ, और मुझे मेरे बदलाव में भी मेरा साथ देने के लिए, क्योंकि मुझे लोग फॉलो करते थे सिर्फ कहानियाँ सुनने के लिए। आज मैं सिर्फ कहानियाँ नहीं करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ और हर चीज़ को मुझे प्यार देते हैं। मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करूँ तो भी कम है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिया है। जनता मेरी भगवान है। थैंक यू सो मच विवेक, यहाँ आने के लिए, और यहाँ लव एंड लाते में बैठकर हमने आपकी जो कहानी सुनी, ये सच में बहुत इंस्पायरिंग है। इनफैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो आपको ज़रूर विवेक के वीडियोस देखिए एंड कुछ इंस्पिरेशन लीजिए कि कैसे उनकी लाइफ इतनी रोलर कोस्टर जैसी रही है, बट स्टिल उन्होंने हार नहीं माना, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा था कुछ करने का। थैंक यू सो मच विवेक फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच दर्शकों।